अमलगमेशन एंड डीमर्जर। अमलगमेशन होता है तो उसमें शेयर होल्डर हुआ और अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी। तो इसमें जो नया कंपनी निकल रहा है उसको अमलगमेटेड बोलते हैं, जो नया फॉर्म हुआ। अमलगमेटिंग जो ओल्ड है। तो तीनों में कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये ट्रांसफ़र हो रहा बस, तो ये तीनों का ट्रांसफ़र गेन नील है। लेकिन कैपिटल गेन तब लगेगा जब शेयर होल्डर उस शेयर को बेच रहा है। अब पहले अमलगमेशन के लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना है जिस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके लिए ऑल एसेट ट्रांसफ़र होना चाहिए और मिनिमम 75% ऑफ शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र होना चाहिए इन वैल्यू ऑफ शेयर अमलगमेशन के लिए, जब कैपिटल गेन ना लगे। डीमर्जर के लिए सेम, ऑल एसेट लायबिलिटी 75% ऑफ शेयर प्लस एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर इंडेक्स लग रहा तो नहीं होगा तो भी चलेगा। और इग्नोर रिवैल्यूएशन रिजर्व, इग्नोर रिवैल्यूएशन। ये दो तो यहाँ सेम था, ये दो तो हो गया। यहाँ दोनों एसेट का बुक वैल्यू पे हो गया, ये आ गया। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर मिलना चाहिए और गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये हो गया। यहाँ 5 कंडीशन था, यहाँ 2 कंडीशन था। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो शेयर होल्डर के लिए होगा कौन सा होगा? अमलगमेशन में नया बन गया तो जो पुराना था, और कॉस्ट ऑफ शेयर ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी ओल्ड, अमलगमेटिंग ओल्ड कंपनी का जो रहेगा वही रहा। पीरियड ऑफ होल्डिंग ओल्ड का ओल्ड से लेंगे कंपनी के लिए। फॉर न्यू अमलगमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, फॉर न्यू नया कंपनी जो अमलगमेट है उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर ही रहेगा। पीजीबीपी में मेन डिफरेंस है कि अमलगमेशन में मेन डिफरेंस है कि पीजीबीपी का लॉस फ्रेश पीजीबीपी का लॉस सेट ऑफ करने के लिए फ्रेश एडीआर मिलेगा और डीमर्जर में रिमेनिंग पीरियड मिलेगा। और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो अनलिमिटेड ईयर्स है ही। ठीक, अब यहाँ पे डीमर्जर में देखो तो रिजल्टिंग कंपनी जो नया निकला, इतना बड़ा पार्ट है तो छोटा सा पार्ट को डिमर्ज कर दिया। तो ये तो एग्जिस्टिंग में है ही, टाइटन और टनिक्स है। टनिक्स निकला यहाँ से तो टाइटन तो एग्जिस्ट है ही, टनिक्स एक नया बन गया तो टाइटन का शेयर को ही तो टनिक्स का शेयर देंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखने का है। डिमर्ज कंपनी बनता है यानी टाइटन और रिजल्टिंग कंपनी टनिक्स। यहाँ पे नया क्या आया कि ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा इन शेयर होल्डर के हाथ में, वो कैसे निकलेगा? तो कॉस्ट ऑफ ओल्ड मतलब जितना पैसा दिया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, जितना पैसा दिया था वो तो मेन हो गया। ये कितना के लिए दिया था? तो टोटल नेटवर्थ ऑफ द ओल्ड कंपनी। ये नेटवर्थ कैसे होगा? पेड ऑफ शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। अगर ये नहीं देके अगर ये टोटल एसेट दिया है जैसे कि एक सम्स में, तो वही लेके चलेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं कैसा है। उसको इंटू कर देंगे नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफ़र, जितना बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफ़र किया वो वैल्यू निकल जाएगा। कि शेयर होल्डर का जो शेयर उसको मिला तनिष्क का, उसका वैल्यू कितना। तब पुराना जो टाइटन बचा उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो तनिष्क टोटल में से तनिष्क माइनस कर देंगे तो न्यू टाइटन का वैल्यू निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था। 75% नो ट्रांसफ़र बुक वैल्यू प्रोपोर्शनेट 75% गोइंग कंसर्न इंडेस वाला बात हो गया। पीरियड ऑफ होल्डिंग ओल्ड लेंगे, यही था। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफ़र, नेटवर्थ यहाँ पे ऐसे आ गया। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। टाइटन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ माइनस करके वो निकाल लिए, जो रिमेनिंग पीरियड ये हो गया। इसमें 2 सम्स में, पहला सम्स ये कुछ नहीं है, नॉर्मल इजी डीमर्जर हुआ, वहाँ पे अक्यूमुलेटेड लॉस था, अक्यूमुलेटेड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था। तो बोला कि जो 30% उसको टोटल ऐसे ट्रांसफ़र किया गया, तो क्या लॉसेज और डेप्रिसिएशन का क्या होगा जब द अक्यूमुलेटेड लॉस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द डीमर्ज कंपनी डील विद द व्हेन द सेम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द अंडरटेकिंग। जब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है और जब डायरेक्टली रिलेटेड, जब रिलेटेड नहीं है, जब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पहले डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है तो पूरा उसको दे दो। नॉन डायरेक्टली है तो प्रोपोर्शनेट दे दो। डायरेक्टली नहीं है, नॉन डायरेक्टली है, मतलब इनडायरेक्टली है, उसको प्रोपोर्शनेट दे दो। किस बेसिस में? 30% पे। तो 130 का 30 पहले आ गया डायरेक्टली रिलेटेड, पूरा दे दिया। नॉन डायरेक्टली रिलेटेड 30% इसको दे दिया टोटल में से। ठीक है। अब यहाँ जो लॉस साइलेंट है, ये बात याद रखना, इसलिए बैलेंस नंबर ऑफ ईयर पे देंगे। लेकिन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो का लॉ ही है कि हमेशा अलाउड हो सकता है। उसके बाद पहला क्वेश्चन, ये भी डीमर्जर का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कंपनी था और ये इसमें डिमर्ज होकर एक ये बन गया नया। तो नेट बुक वैल्यू इसका 40 करोड़ था, उसमें से 10 करोड़ इसको दे दिया। इक्विटी शेयर 10 करके था, इस हर एक इक्विटी शेयर पे यहाँ 2 इक्विटी शेयर मिलेगा। तो पहले 25,000 इक्विटी से एक, ये तो कंपनी का बता दिया। अब शेयर होल्डर का पॉइंट देखें, सम्स पूछ रहा है। शेयर होल्डर के पास 25,000 इक्विटी सी है पुराना फेयर,
शेयर होल्डर के पास 25,000 इक्विटी शेयर है पुराना, ये बताया, बोला नया उसको 50,000 मिल गया, पुराना 6 लाख में पुराना एक्वायर्ड 6 लाख में खरीदा था और नया को बेचा 8 लाख में, तो इसका कैपिटल गेन के बारे में बताया। तो यहाँ पहले 8 लाख आ गया, माइनस करेंगे कितना, 6 लाख माइनस होना चाहिए ना, लेकिन 6 लाख में से 6 लाख तो पूरा दोनों कंपनी में मिला के दिया था, डीमर्ज जो कि नया आ गया, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 40 करोड़ इंटू 10 करोड़, 6 लाख डिवाइड 40 करोड़ इंटू 10 करोड़, 1,50 आया। जब इस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिला, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुराना से लिए 105 यानी 2002-2003 का और अभी का 200, तो ये इंडेक्सेशन लेके LTCG लग गया। अब यहाँ पे और क्वेश्चन क्या पूछता है कि डीमर्ज हो रहा है तो वहाँ पे DSK जो कंपनी है उसके ऊपर कुछ तो नहीं, यहाँ पे डीमर्जन पे ट्रांसफ़र नहीं लगा, प्रोवाइडेड इंडियन कंपनी। ऐसे देखा जाए तो उसमें भी जाके इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी फॉरेन का जो ब्रांच आता है उसका यहाँ पे ऑलरेडी ब्रांच है, उसको अगर कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्जन जो है वो भी नहीं बोलता, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन का पॉइंट है। ये कंडीशन यहाँ वापस से पूछ दिया। सेकेंड नंबर में, थर्ड नंबर में शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन होगा ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर, तो शेयर रिसिप्ट करने पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर उसी तरह शेयर होल्डर के हाथ में सेल करने पे टैक्स लगेगा, तो हाँ वही अभी चीज़ बताए मुझे लगेगा। फिर उसके बाद आता है कि विल द स्टेट ऑफ शेयर अफेक्ट द टैक्स बेनिफिट। अब जो सेल ऑफ जो KT अपना जो 5,000 शेयर सेल कर रहा है तो उससे टैक्स बेनिफिट पे कोई इफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 25,000 बोल रहा ओल्ड था, उसमें से 5,000 इसको मिल गया, ये कितना % होल्डिंग दे रहा था ये तो बताया नहीं। तो यहाँ पे ये मान लिया जाएगा कि 75% से कम नॉट, जब ट्रांसफ़र हुआ था 75%, यहाँ रिमेनिंग लाइफ तो बोला नहीं था इसमें 75% में, यहाँ नॉर्मल बोला है 75% ट्रांसफ़र होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, यहाँ कुछ बोला नहीं, वैसे चलेगा। फिर उसमें बोला उसको डिडक्शन मिलेगा क्या क्या, तो 54F का मिलेगा, 1 साल पहले परचेज़ या 2 साल बाद परचेज़ या 3 साल बाद तक कंस्ट्रक्शन, 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, बस कंप्लीट।